हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक कृतिका के लेसन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। इस लेसन का नाम है इस जल प्रलय में। इस लेसन के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। तो बच्चों, इस लेसन में लेखक ने सन 1967 में पटना बिहार में आई भीषण बाढ़ के बारे में बताया है। लेखक ने न केवल बाढ़ के भयानक दृश्यों का वर्णन किया है, बल्कि बाढ़ के समय लोगों की मनोदशा और उनकी प्रतिक्रियाओं का वर्णन करते हुए बताया है कि बाढ़ के जैसी आपदाओं के समय लोगों को एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण से आने वाली नदियां कोसी, पनार, महानंदा और गंगा बाढ़ लाकर आसपास के गांवों को डुबो देती हैं। बाढ़ से बचने के लिए लोग और जानवर ऊंचे स्थानों पर आकर शरण लेते हैं। सावन भादों के महीने में जब ट्रेन की खिड़कियों से सूखे खेतों पर हजारों गाय, बैल, भैंस और बकरियों के झुंड दिखाई देते हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि इस साल फिर बाढ़ आई है। मैं भी अपने गांव के बाकी लोगों की तरह तैरना नहीं जानता, लेकिन 10 साल की उम्र से लेकर पिछले साल तक कभी बॉय स्काउट, कभी स्वयं सेवक, कभी राजनीतिक कार्यकर्ता और कभी राहत कार्य करने वाले के रूप में बाढ़ पीड़ित इलाकों में काम करता रहा हूँ। बाढ़ पर मैंने स्कूल के समय से ही लिखा है। मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाशकारी तस्वीरें भी हैं। सुबह मैंने सुना कि राजभवन और मुख्यमंत्री का घर पानी में डूब गया है। दोपहर में खबर मिली कि गोल घर भी पानी से घिर गया है। शाम के 5 बजे मैंने सोचा कि चलो कॉफी हाउस चलते हैं और साथ ही शहर का हाल भी देख आते हैं। जब मैं रिक्शा लेने पहुंचा तो रिक्शा वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाएंगे, कॉफी हाउस में तो पानी भर गया होगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, पानी कैसे घुसा है वही तो देखना है। मेरे साथ एक कवि दोस्त भी थे जो मेरी बातें सुनकर कभी बोर नहीं होते थे। रास्ते में देखा, मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, ट्रक, साइकिल, रिक्शा और पैदल लोग सिर्फ पानी देखने आ जा रहे हैं। लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पानी कहाँ तक आ गया है। कुछ लोग कह रहे थे फ्रेजर रोड तक आ गया। दूसरे बोले, आ गया क्या, पार कर गया। कोई कह रहा था श्री कृष्णापुरी, बोरिंग रोड सब पानी में है। विमेंस कॉलेज के पास तो बहुत गहरा पानी है। जब हम कॉफी हाउस पहुंचे तो वो बंद था। सड़क के किनारे किनारे झाग और गंदा पानी तेजी से बह रहा था। मैंने अपने दोस्त से कहा, आगे जाने की जरूरत नहीं, देखो मौत का पानी आ रहा है। डर के मारे मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए। रिक्शा वाला बोला, चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ में एक आदमी चिल्लाया, अरे मत जाओ, यहाँ करंट बहुत तेज है। मैंने रिक्शा वाले से कहा, भैया वापस चलो, आगे जाना सही नहीं है। हमने रिक्शा मोड़ा और अप्सरा सिनेमा हॉल के पास से गुजरे। वहां फिल्में बंद थीं। आगे पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। वहां पर लगे लाल और हरे नियॉन लाइट के विज्ञापनों की परछाइयां पानी में ऐसी लग रही थी जैसे सैकड़ों रंग बिरंगे सांप तैर रहे हों। गांधी मैदान की रेलिंग के पास बहुत बड़ी भीड़ जमा थी, उतनी ही भीड़ जैसे दशहरा में रामलीला का रथ आने का इंतजार करती है। मैदान की हरी घास पर पानी धीरे धीरे फैल रहा था और देखने में अजीब लेकिन नया सा लग रहा था। इसी बीच एक ताकतवर और देहाती आदमी जोर से बोला, जब दानापुर डूब रहा था तब पटना के लोग देखने भी नहीं गए, अब देखो। मैंने अपने कवि दोस्त से कहा, देखो यही वे आम आदमी है जिसकी बात सब साहित्य की बैठकों में करते हैं। शाम के 7:30 बजे थे और आकाशवाणी पटना से स्थानीय समाचार आ रहा था। पान की दुकानों के सामने लोग चुपचाप ध्यान से सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया है और किसी भी पल अंदर आ सकता है। यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे दोस्त के चेहरे पर भी डर साफ दिख रहा था, लेकिन हमने चेहरा सामान्य बना लिया क्योंकि हमारे आसपास किसी को डर नहीं लग रहा था। लोग हंस बोलते पानी देखकर लौट रहे थे। दुकानों में बस थोड़ी सी हड़बड़ी थी। नीचे रखी चीजें ऊपर रखी जा रही थी और सामान गाड़ियों में लादा जा रहा था। पान की दुकानों पर तो आज और भी ज्यादा भीड़ थी। हम पान वाले के बड़े आईने में देख रहे थे। सबके बीच हमारी शक्लें ही सबसे डरपोक लग रही थी। मुझे लगा अगर थोड़ी देर और रुक गए तो लोग हमें देखकर हंस देंगे। देखो ये कितने डरपोक हैं। चारों तरफ मजाक की बातें हो रही थी। एक ने कहा, अरे एक बार पूरा डूब ही जाए। दूसरे ने कहा, गोल घर के ऊपर बैठकर ताश खेलते हैं। तीसरे ने कहा, बिस्कुमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं जाते। और चौथे ने कहा, अभी तो इनकम टैक्स वालों को छापा मारना चाहिए।
राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर में अब भी सीढ़ियों पर पत्रिकाएं पड़ी थी। मैंने सोचा एक हफ्ते की पढ़ाई का सामान अभी ले लूं। सोचने लगा हेडली चेन्स का उपन्यास लूं या फ्रेंच जर्मन सीखने की किताब या फिर योगा सिखाने वाली किताब। मैं किताबें पलट रहा था, तभी दुकान का मालिक कृष्णा मुस्कुराने लगा। आखिर में मैंने कुछ हिंदी, बंगाली और अंग्रेजी फिल्में पत्रिकाएं ली। घर लौटते वक्त मैंने अपने दोस्त से कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में होंगे, लेकिन जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे दोस्त की मदद करेगा। मैं अपने फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी लाउडस्पीकर से ऐलान करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच गई। हमारे मोहल्ले के चौराहे के पास कोई भी आवाज चारों तरफ की इमारतों से टकराकर गूंजने लगती है। जैसे अगर कोई कहे भाइयों, तो वो कई बार सुनाई देता है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक रिक्शा चलाने वाला युवक है जो रात में सवारी छोड़कर लौटते समय यहाँ गाना गाता है, सुन मेरे बंधुरे सुन मोरे मितवा। उसकी आवाज भी चारों तरफ गूंजती है। गाड़ी से ऐलान हुआ, भाइयों ऐसी संभावना है कि रात लगभग 12 बजे तक बाढ़ का पानी लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में आ सकता है, इसलिए आप लोग सावधान हो जाएं। आवाज गूंजती रही, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैंने मकान की मालकिन से पूछा, गैस का क्या हाल है? वो बोली, बस गैस अब खत्म होने वाली है। असली परेशानी ये है कि गैस सिलेंडर में कोई मीटर नहीं होता जिससे पता चल सके कि कितना बचा है। शायद 1-2 दिन चले। कोयला है, स्टोव है, लेकिन मिट्टी का तेल सिर्फ एक बोतल है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे ये बाढ़ का भी यही हाल है, इसमें भी कोई मीटर नहीं है, कब आधम के पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर तक सावधान सावधान की आवाज पूरे इलाके में गूंजती रही। लोग नीचे की दुकानों से सामान हटाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे वाले दुकानदार ने जाने क्यों बहुत कागज जमा कर रखे थे, उसने उन्हें जला दिया। धुआं हमारे कमरे में भर गया। पूरा शहर जाग रहा था। मैं पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था। हाँ, लगता है पीर मुहानी या सलीमपुरा की तरफ से हलचल शुरू हो गई है। अंदाज है कि दोपहर 1:30 बजे तक पानी राजेंद्र नगर पहुंच जाएगा। मैं सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। मैंने सोचा कुछ लिखूं, पर क्या? कविता? बाढ़ पर? नहीं। फिर याद आने लगी, जैसे फिल्म के अलग अलग टुकड़े चलने लगे। 1947 की बात है। मैं गुरुजी सतीनाथ बहादुरी के साथ नाव में बैठकर गंगा नदी की बाढ़ से डूबे गांव में जा रहा था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। दूर एक छोटा सा रेत का टुकड़ा दिखा। सोचा थोड़ा चलकर पैर सीधा कर लें। गुरुजी बोले, सावधान, वहां पहले से ही जानवर रहते होंगे। सच में वहां चींटियां, सांप, बिच्छू, लोमड़ी, सियार सब शरण लिए बैठे थे। गुरुजी हमेशा कहते, नाव में पका ही घाव की दवा, माचिस और मिट्टी का तेल जरूर रखना चाहिए। सच में लोग खाने से पहले यही चीजें मांगते थे। 1949 की बात है। महानंदा नदी की बाढ़ में फंसे एक गांव में हम राहत लेकर गए। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी थे। एक बीमार नौजवान अपने कुत्ते को लेकर नाव में चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर डर गए और बोले, कुत्ता मत लाओ। बीमार लड़का बोला, अगर मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, और पानी में उतर गया। कुत्ता भी कूद गया और बोला, मेरा मालिक नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। एक और बस्ती में गए जहां लोग कई दिनों से मछली और चूहा पका पका कर खा रहे थे, लेकिन जब हम पहुंचे तो वहां ढोल मंजीरे की आवाज आ रही थी। एक ऊंची जगह पर मंच बनाकर बलवाही नाच हो रहा था। एक आदमी लाल साड़ी पहनकर दुल्हन बना था और गा गा कर अभिनय कर रहा था। लोग कीचड़ और भूख के बीच भी हंस रहे थे। मैंने सोचा, क्या हम राहत बांटकर इन्हें इतनी हंसी दे पाएंगे? 1937 की एक घटना याद आई। एक गांव में नाव की कमी थी। लोग केले के तने बांधकर बेड़ा बना रहे थे और जमींदार के लड़के नाव में बैठकर मजे कर रहे थे। गांव के नौजवानों ने नाव छीन ली और थोड़ी मारपीट भी हुई। फिर 1967 का किस्सा। जब राजेंद्र नगर में पानी भर गया तो कुछ सजे धजे लड़के लड़कियां नाव लेकर घूम रहे थे, जैसे फिल्म में कश्मीर घूम रहे हों। नाव पर चाय बन रही थी, बिस्कुट रखे थे, कोई मैगजीन पढ़ रहा था, कोई गाने सुन रहा था। हवा में उड़ता जाए। लेकिन जैसे ही उनकी नाव चौराहे पर पहुंची, चारों तरफ से छतों पर खड़े लड़कों ने हुटिंग सीटी और मजाक करना शुरू कर दिया। आवाज चौराहे पर इमारतों से टकराकर गूंजने लगी, जैसे कोई बड़ा संगीत कार्यक्रम हो।
उन स्टाइलिश लड़के लड़कियों की शोखी तुरंत खत्म हो गई और चेहरा उतर गया। बस ट्रांजिस्टर ही जोर जोर से गा रहा था, नैया तोरी मझधार, होशियार होशियार। रात के 2:30 बज गए थे, लेकिन पानी अब तक नहीं आया था। लग रहा था जैसे कहीं अटक गया हो या फिर इंजीनियरों ने बांध बचा लिया हो। शायद कोई चमत्कार हो गया, लेकिन मन में एक सवाल था, अगर पानी आएगा तो यहीं से आएगा ना? चारों इमारतों में लोग जाग रहे थे, खिड़कियों में रोशनी जलती बुझती थी। कभी कभी कुत्ते जोर से भौंकते, फिर राम सिंगार और उनके साथी उन्हें डांट कर चुप कराते। चुप चुप। मुझे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की याद आई, जो कल से ही बाढ़ में फंसे थे। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी, न जाने कैसे होंगे। शाम को मैंने फोन करने की कोशिश की, लेकिन उधर से कोई आवाज ही नहीं आई, बस खामोशी। मैं बिस्तर पर करवट बदलते बदलते सोच रहा था कि कुछ लिखूं, पर फिर मन नहीं किया। सोचा चलो सोने की कोशिश करता हूँ और आंखों के सामने सफेद भेड़ों का झुंड लाता हूँ। लेकिन अजीब हुआ, सफेद भेड़ काले हो गए और फिर भूरे हो गए। तभी किसी ने मुझे हिलाकर जगाया। देखो, पानी आ गया। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 5:30 बज रहे थे। सचमुच पश्चिम की ओर से झाग लिए पानी आ रहा था, जैसे खेलते खेलते दौड़ रहा हो। बच्चे पानी के साथ साथ कूदते भागते आ रहे थे। मैं छत पर चढ़ गया। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे, आ गया आ गया। पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि सामने की दीवार की ईंटें डूबती जा रही थी। बिजली के खंभे का निचला हिस्सा गायब हो गया था। ताड़ का पेड़ भी धीरे धीरे डूब रहा था। देखते ही देखते गोल पार्क पूरी तरह पानी में छुप गया। हरी घास की जगह अब चारों तरफ बस पानी था। भूरे रंग के भेड़ों का झुंड जैसा लहरों का नाच। चाय वाले की छोटी दुकान भी बह गई। काश मेरे पास कैमरा होता तो सब रिकॉर्ड कर लेता, पर फिर सोचा अच्छा है, कुछ नहीं है, बस अपनी आंखों से देख रहा हूं। तो बच्चों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।